हमारा फिट रहना हमारी जरूरत है, मजबूरी नहीं है। हमारी सोसाइटी में हमने ये देखा है कि खवातीन को बहुत ज्यादा इश्यूज होता है। इवन किसी का एक भी बेबी है ना, पता चल रहा होता है कि शी इज अ मदर। हमारे यहाँ कुछ चीजें जो है ना हमारी बुनियादों में गलत हुई नहीं है कि शादी से पहले खूबसूरत रखना है, पतले होना है, शादी के बाद बेड़ा गर्क हो जाए खैर है। और ये मर्द औरत दोनों के लिए मैं बात करूँ, बिकॉज मैं जेंडर बाइस नहीं यहाँ पे हो रहा, सो दोनों एंड से बात कर रहा हूँ मैं। तो ज़म्पिक को देख के लोगों ने इस्तेमाल तो करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों ने बाद में देखा नहीं कि इसके साइड इफेक्ट कितने आएंगे। और काफी सेलिब्रिटीज ने, काफी लोगों ने इसको किया। देखा गया है कि अब हाउस वाइफ भी जो हैं, डॉक्टर्स उनको रिकमेंड कर रहे हैं और वो परचेज करके उसको यूज कर रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग होती है जो ज़म्पिक डोज है बेसिकली वो शुगर के लिए। यू कैन गेट इनटू हार्ट डिजीज, यू कैन गेट इनटू अ जॉइंट्स पेन, यू कैन, आपको डिजीनेस शुरू हो जाती है, आपको एट टाइम्स कुछ लोगों को हेयर फॉल का मसला भी होता है, फिर कुछ लोग शुगर की उसमें चले जाते हैं, बोन्स हो जाती हैं, चला नहीं। एग्जैक्टली। आई यूज्ड टू ट्रेन बाबर आजम जो कि स्टिल प्लेइंग 11 में आपके है। देन आई यूज्ड टू ट्रेन आतिफ असलम इन लेट 2017 और 18 में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मुतीबा। जी हाँ, आज का पॉडकास्ट आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे फिटनेस पे। चाहे कोई अपनी 20s में है और चाहे कोई 70s में है, सबके लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जब हम लोगों को कोई इशू होते हैं तभी हम अपनी फिटनेस जो है वो देखते हैं, वरना हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी फिटनेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर अतीक, जो कि एक सेलिब्रिटी फिटनेस कोच भी हैं, साथ साथ इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फिट, आप सुनाएं। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग फिट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी थोड़ी फिट हूँ। और मुझे बताएं कि आप सेलिब्रिटी फिटनेस कोच हैं, तो आप उनको वो तो हमें दिखने में लगता है कि वो तो उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता होगा कि वो खुद ब खुद फिट रहते हैं, तो क्या उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है फिट रहने के लिए? बिल्कुल। देखिए मुतीबा, वो उन्होंने अपनी चीज़ को लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। सो बेसिकली वो काफी अर्से से जब आप उनको ऑन स्क्रीन देखते हैं, बट उनके इतने फिट रहने की वजह और जो आप उनको एक वेल ग्रूम फॉर्म में देखते हैं, उसके पीछे बहुत सी स्ट्रगल होती है। और वो स्ट्रगल की एक फॉर्म जो होती है वो उनका लाइफस्टाइल होता है। वो लाइफस्टाइल का पार्ट होता है कि वो ट्रेनिंग करते हैं, अपनी ध्यान देते हैं, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों को डिसिप्लिन करते हैं, उठने, खाने पीने। सो किसी भी कामयाब बंदा, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है और उस मेहनत में काफी हद तक पार्ट उसकी सेहत का होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो उनका लाइफस्टाइल ही इस तरह का बन जाता है कि उनका मजबूरी है फिट रहना, तो अपना लाइफस्टाइल ऐसे सेट कर लेते हैं कि वो बट अगर आप इसमें मजबूरी का वर्ड निकाल दें तो ये एक पॉजिटिव लिख दें कि हमारा फिट रहना हमारी जरूरत है, मजबूरी नहीं है। बिकॉज हमारी जरूरत इसलिए, बिकॉज अगर हम फिट रहेंगे तो हम जिंदगी के बाकी मामला को कर सकते हैं। सो ये बीइंग अ चाइल्ड भी अगर आप सोचें, बीइंग अ मदर भी सोचें, बीइंग अ सिंगल पेरेंट भी सोचें या सिंगल होके सोचें, किसी भी आप स्कूल और फील्ड से हैं, आपके लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, हमारे माशरे में एक ये बड़ा मसला है कि हम लोग जो हैं, जब कोई बीमारी होती है ना, या हमें कुछ डिस्टर्बेंस फील होती है कि नहीं अब हमें फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ पे फोकस करना है, तभी हम इस तरफ जाते हैं। वरना हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, सब कुछ खा पी रहे होते हैं, लेट सो रहे हैं, लेट जाग रहे हैं, तो हम कभी भी उस चीज़ को फोकस नहीं करते हैं। तो कितना ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना? देखें, वो हमारा बीइंग ए नेशन ये अलमी है कि हमारे में जब तक चीज़ को पढ़ती नहीं है हम उसको करते नहीं है। सो वो हम खुद अपने आप को डंडे के सुपुर्द कर चुके हैं। सो यही मामला हमारी फिटनेस को लेके भी है। पाकिस्तान में फिटनेस का मामला कोविड के बाद बहुत प्रोमिनेंट हुआ, जब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार अब तो सिर्फ जान उसी की बचेगी, इसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो इम्यूनिटी किसकी अच्छी होगी? जो वर्कआउट करता होगा, अच्छी ग़िज़ा खाता होगा, वॉक करता होगा, जॉग करता होगा, जिम जाता होगा। यही चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करती है। बट हमने उससे पहले इस चीज़ को बॉदर नहीं किया। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें या वेस्ट की अगर आप बात करें ओवरऑल, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस है वो बहुत पुराना है, वो आपका नहीं है। वो लोगों का पास्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कि उन्होंने डेली कोई अपनी एक्टिविटी में एंगेज करना है। या तो फिजिकल स्पोर्ट्स बहुत खेलते हैं, या उनमें से तमाम लोग वो किसी कॉर्पोरेट फील्ड से रेलेवेंट हैं, किसी भी फील्ड से रेलेवेंट, उनका ये शाम को होता है कि उन्होंने 1 घंटा अपने आप को देना है। वो 1 घंटा अपने जिम करेंगे, वो स्विमिंग करेंगे, वो जॉगिंग करेंगे, वो बीचेस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। सो उनका लाइफस्टाइल का हिस्सा बहुत पुराना है, इसलिए उनका फिटनेस लेवल हमेशा हमसे बेहतर रहा है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमने अपने स्पोर्ट्स में देखी है कि हमेशा हम कंपेयर करते हैं कि हमारे एथलीट्स की जो फिटनेस लेवल है वो उनकी तरह का क्यों नहीं है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारा जो प्रोटअप है, हमारे सिस्टम में चीजें अब बहुत देर बाद शामिल हुई हैं, बट स्टिल अब हो गई हैं। सो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं एज ए नेशन। तो हमें तभी चीजों का रियलाइज होता है जब हमें कोई रिपोर्ट आती है, जब हम कहीं से लैब टेस्ट करवाते हैं, फिर पता लगता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, बीपी का मसला है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस लेवल है।
तो ये जब चीजें हाईलाइट आपकी होती हैं उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि डॉक्टर कहता है जी आप वॉक शुरू करें, आप जॉगिंग शुरू करें, आप जिम जाना शुरू करें, आप इसका इस्तेमाल कम कर दें, आप चीनी छोड़ दें, आप चावलों का इस्तेमाल खत्म कर दें, अपना फौरन वेट कंट्रोल करें। 90% डिजीजेस हमारे पास जितनी भी होती हैं उसका ताल्लुक आपके वेट गेन से होता है। सो इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी लैब टेस्ट लेके, डॉक्टर हमेशा तो कहेगा जी अपना वेट कम करें। जिनका वेट ज्यादा होगा उनको डॉक्टर हमेशा ही कहेगा वेट कम करें, बिकॉज जैसे ही वेट कम होगा आपकी मेरे ख्याल 70% डिजीज जो है वो खत्म हो जाएगी। मतलब डिजीज जो है वेट के साथ लिंक है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारी सोसाइटी में हमने ये देखा है कि खवातीन को बहुत ज्यादा इश्यूज होता है। इवन किसी का एक भी बेबी है ना, पता चल रहा होता है कि शी इज अ मदर, तो वो अपने आप को बिल्कुल फोकस नहीं करती हैं। शादी के बाद बिल्कुल छोड़ दिया, बच्चे पैदा हो गए हैं जी मैं घर में बिजी हूँ, कामों में बिजी हूँ। उन लोगों को बहुत ज्यादा एक तो फिजिकल इश्यूज तो होते ही होते हैं, मेंटली भी बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं क्योंकि वो फिट इन नहीं हो रही होती है सोसाइटी में। लेकिन अब ये है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस कर दिया है और वो शॉर्ट टर्म फिटनेस की तरफ जा रही हैं, कीटो डाइट्स हैं या 2 वीक्स चैलेंजेस हैं। तो ये कितना फॉलो करना चाहिए इन चीज़ों को? देखिए, पहली बात तो ये कि इंसान अपने किसी फेज में भी हो, वो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, उसको अपना ख्याल करना नहीं खत्म करना चाहिए। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, अगेन हमारे यहाँ कुछ चीजें जो है ना हमारी बुनियादों में गलत हुई नहीं है कि शादी से पहले खूबसूरत रखना है, पतले होना है, शादी के बाद बेड़ा गर्क हो जाए खैर है। और ये मर्द औरत दोनों के लिए मैं बात करूं, बिकॉज मैं जेंडर बाइस नहीं यहाँ पे हो रहा, सो दोनों एंड से बात कर रहा हूं मैं। सो ये खाली मामला शादी तक नहीं हुई होना चाहिए। इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इट शुड बी अगेन पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल ये कहता है कि जब आप अडल्ट्री में गए या आपने होश संभाला और जब तक मरते दम तक आपने अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है। अब हमारे यहाँ बीइंग मुस्लिम तो ये होता है कि डेफिनेटली हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ मौत है वो डिफरेंट है कि जब आनी है तो वो आनी है, लेकिन उसका कोई वक्त मुय्यन नहीं है। बट हमारे पास ये तो हमारे इख्तियार में है कि हम उस चीज का ख्याल रख सकें, बिकॉज हमारे पास सबसे बड़ा एसेट हमारे पास जो है जिंदगी है, लाइफ है, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि खवातीन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है ये उनकी अपनी इनकॉम्पिटेंसी, और मर्दों में भी ये मसला होता है कि उनको चाहिए कि वो शादी से पहले जितना ख्याल रखते हैं डाइट के मामले में। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं जी हमने क्रैश कोर्स करना है, 3 महीने बाद शादी है, क्या करना है, 20 kg कम करना है, 15 kg कम करना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सब हाइपोथेटिकल फिगर्स होते हैं, इसमें इतना आपको करीब जाने की वो मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ मेडिकल साइंस ये कहती है कि नॉर्मली एक इंसान जो है वो 4 से 5 kg एक महीने में कम कर सकता है या कम कर सकता है, ठीक है। अब वो डाइट से और वर्कआउट दोनों से पॉसिबल होता है। अब इंसान अगर ये एक्सपेक्ट करे कि 3 महीने बाद शादी मैंने 20-25 kg कम करना है, तो प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है, स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। बट उसके लिए बहुत से हर्बे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपने एग्जांपल दिया कि लोग कीटो डाइट करते हैं, लोग आजकल ओलंपिक का जो ट्रेंड चल रहा है लोग वो कर रहे हैं। सो ये सब चीजें शॉर्ट टर्म है जो कि आपको लॉन्ग टर्म नुकसान देंगे। आपको उस वक्त शायद उनका सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन शॉर्टकट के बाद जब आप लॉन्ग टर्म की जब इसके मसाइल में घुसेंगे तो उसको हल करते 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 शायद आपको कुछ महीने या कुछ साल लग जाए। सो हमेशा वो चीज अपनाएं जिसका प्रैग्मेटिक अप्रोच हो, जिसकी प्रैक्टिकलिटी अच्छी हो, जिसको मेडिकल साइंस या डॉक्टर रिकमेंड करते हो। मतलब सोशल मीडिया पे देखे हर चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे तो वो चीज बिकती है ना जो कि आपको नजर आ रही होती है कि यार ये बस बेच दो। बिल्कुल ऐसे है। आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना बेस्ट बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके वो मार्केटिंग गिमिक होती है बेसिकली। बट पॉइंट ये है कि उसके बैकग्राउंड में उसके क्या उसके रिजल्ट क्या है, उसकी रिसर्चेस क्या, उसके ऊपर कितनी R&D हुई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओलंपिक को देख के लोगों ने इस्तेमाल तो करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों ने बाद में देखा नहीं कि इसके साइड इफेक्ट कितने आएंगे। और काफी सेलिब्रिटीज ने, काफी लोगों ने इसको किया, क्योंकि हर बंदे को नहीं पसंद कि वो डेली जाके 5 दिन 4 दिन जिम करे, डाइट कंट्रोल करे, इतना अपने आपको मुश्किल में क्यों डाले। तो एक डोज लगवाई और महीने में 4 से 5 डोज लगवाई, साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि देखा गया है कि अब हाउस वाइफ भी जो हैं डॉक्टर्स उनको रिकमेंड कर रहे हैं और वो परचेज करके उसको यूज कर रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग होती है जो ओलंपिक डोज है बेसिकली वो शुगर के लिए होती है, ठीक है ना। अब वो उस लिहाज से मेडिकल लिहाज से तो वो दवाई ठीक है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली वो किसी और पर्पस के लिए हो रहा है। आप अपनी क्रेविंग को रोकते हैं, वो आपकी सप्राइव करती है भूख को। जब भूख को सप्राइव करेगी डेफिनेटली आपका जो शुगर लेवल है वो डाउन जाएगा। आपकी जब क्रेविंग खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो काम करना शुरू कर देगा। ओलंपिक से आपने वेट लॉस कर भी लिया, आपका 10-15 kg वेट गिर गया, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे उसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट हैं जो कि नेगेटिव हैं वो अच्छे नहीं है। उसमें यू कैन गेट इनटू हार्ट डिजीज, यू कैन गेट इनटू अ जॉइंट्स पेन, आपको डिजीनेस शुरू हो जाती है, आपको
एट टाइम्स कुछ लोगों को हेयर फॉल का मसला भी होता है, फिर कुछ लोग शुगर की उसमें चले जाते हैं, बोन्स हो जाती हैं, चला नहीं जाता। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर आपको हमेशा का एक हेडेक रहता है सर में, और एक आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो ये वो चीजें हैं जिनसे आप जान छुड़ाने के लिए सोच रहे होते हैं कि मैंने स्ट्रेस लेवल कैसे कम करना है, वो आपके पल्ले बन जाते हैं। मतलब ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, ये जो ज़ेम्पिक बेचा जा रहा है यहाँ, वो आपने देखा होगा कुछ ड्रॉप्स हैं कि बस आपने 21 डेज जो है ड्रॉप्स इनटेक करने हैं और आप पतले हो जाएंगे। तो क्या वाकई इन चीज़ों का इफेक्ट होता है कि साइड इफेक्ट्स ही हैं? देखिए, अगर ड्रॉप्स से पतला होना होता तो फिर लोग करोड़ों रुपए के जिम क्यों लगाते हैं? पॉइंट। लोग 600 रुपए का ड्रॉप का एक सिरप लेते हैं और वो बेच रहे होते, सारे जिम ओनर ये काम कर रहे होते। लेकिन एक बंदे ने अगर 50 करोड़ रुपए का या 25 करोड़ रुपए का जिम बनाया है और वो कहता है कि ग्लोबली मेरे पास वेल इक्विप्ड जिम है, तो उसने रिसर्च नहीं की होगी, उसने भी रिसर्च की होगी ना। अल्टीमेट सोल्यूशन हर चीज का जो है वो टुवर्ड्स फिटनेस पे खत्म होता है। उसके लिए मशीनरी बनाई गई होती है, उसके लिए पे प्रॉपर इक्विपमेंट होता है, उसके लिए क्रैश प्रोग्रामिंग होती है। तो फिटनेस का कोई नेमल बदल नहीं है। जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ वेट लॉस नहीं है, ये हेल्थ इश्यूज को भी कम करता है, आप कह रहे हैं? हाँ, बेसिकली देखें, अब अगर आपका फिटनेस को मायार गेज करने का ये है कि किसी बंदे को मोटा बोल के आप ये कहें कि अनफिट है, और किसी पतले बोलने को बोलेंगे अनफिट है ना, कि मोटा है तो जिम जाएगा, दैट्स इट, और कोई रीजन ही नहीं है जिम जाने की। आई थिंक हमारी सोसाइटी में इस चीज को लिंक कर दिया ये हमारा सोसाइटल बेसिकली डिलेमा है बेसिकली, कि हम समझते हैं कि जो मोटा बंदा है उसको जिम भेजो, और जो पतला वाला है वो सिर्फ खाता रहे, वो खुद ब खुद मोटा हो जाएगा। सो अगेन, मोटा करना जो है बेसिकली वो फिटनेस नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फिटनेस का मकसद होता है कि आपका ओवरऑल बैलेंस इन द बॉडी, वो बैलेंस आपकी किसी भी काम को परफॉर्म करने की एक टाइमलाइन होती है। आप कितने स्टेप काउंट चलते हैं, कितना भाग सकते हैं, एक एक्टिविटी को कितना जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। फिर आप वजन उठाने में प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने रोजमर्रा की जो एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो सब चीजें अच्छी परफॉर्म हो रही हैं तो फिटनेस के बलबूते पे हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, जो जॉइंट्स पेन होती है, शोल्डर पेन हो रही है, जो कंप्यूटर पे बैठे हैं सारा दिन या मोबाइल यूज करें, पोस्चर इश्यूज हो रहे हैं, क्या ये सब भी एक्सरसाइज के साथ ठीक हो किए जा सकते हैं? बिल्कुल। देखें, पोस्चर इशू हम सबका एक जेन्युइन इशू है। जितने भी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, जितने भी लोग लैपटॉप जॉब करते हैं, उनको ये मसला होता है कि जब नॉर्मली हमारे जितने IT इंडस्ट्री में प्रोग्रामर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, ये 8-8 घंटे 12-12 घंटे एट स्ट्रेच काम कर रहे थे, वहीं पे टेबल पे सब कुछ आ रहा है, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे चाय पानी कॉफी चल रहा है। सो आपका एक स्टाइल बिल्कुल नहीं रहता। उसका हल ये है बेसिकली, जो मैं रेमेडी लोगों को देता हूँ, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। इट्स अ ब्रेन की बेसिकली गेम होती है। आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि मैंने हर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद अपनी सीट से उठना है और अपने बॉडी स्ट्रेचेस करने हैं। उसमें आर्म मूवमेंट होती है, नेक की रोटेशन कर सकते हैं 360, लेफ्ट राइट अप राइट। ठीक है, आपने बॉडी को मोबिलाइज करना है। बस मेक श्योर करें कि आपने मोबिलिटी एक्टिविटी कोई भी करनी है, थोड़ा सा चहलकदमी करनी है हर 30 मिनट के बाद, ताकि जो आपने 8 घंटे गुजारने हैं उसमें अगर आप 7-8 बार ये कर लेंगे तो आपकी ना मसल स्टिफनेस होगी, ना जॉइंट में पेन होगा। 7-8 बार में कितना टाइम लगेगा ये करने के लिए? मैक्सिमम 5 से 7 मिनट। मतलब अगर आप आधे घंटे में अपने लिए 5 मिनट निकाल रहे हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पोस्चर इशू तभी होता है जब आप एक सर्टेन एंगल पे बैठे हैं, जो क्या एंगल आपकी बोन्स के लिए सही नहीं है, स्पाइन के लिए ठीक नहीं है। स्पेशली जो मसला आपको पोस्चर का आता है वो स्पाइन का आता है। हम जब काउच यूज करते हैं वो नॉर्मली ना यूज करें। अपनी सीट का इंतखाब ऐसा करें कि वो आपकी एंगल सही हो, 90 डिग्री पे आपकी बॉडी बैठी हुई हो, आपकी लेग्स जो हैं, लेग्स और हिप का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट हो, कंफर्टेबल पोजीशन हो। मतलब लैपटॉप की हाइट ऐसे अगर बैठ सकते हैं, ऐसे बैठना है, ऐसे करके बैठ के हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। नॉर्मली जो लोगों को देखिए, मोबाइल तो खुद से भी एक अपना पोस्चर खराब, जो लोग बहुत मोबाइल का यूजेज करते हैं। अब आपने देखा कि मोबाइल मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं, वो ऐसे गैजेट लेकर आ रहे हैं जिसमें आपका हाथ पे मोबाइल रहेगा और आप सिर्फ यूज करेंगे तो आपका मुंह ऐसा रहेगा। वो ये चाह रहे हैं कि आपकी जो पोजीशन ठीक है। नॉर्मली लोगों को देखो कि चिन डबल होती जा रही है, हर बंदे की वजह डबल चिन की खाना नहीं होता नहीं है। उसका वजह ये होती है कि आपके मोबाइल, अगर सारा दिन बंदा यूं बैठा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपका ये चीज खराब होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी कि आप च्युइंग गम का इस्तेमाल करें। ठीक है, वो जॉ लाइन क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट होता है और अक्सर लोगों को हम रिकमेंड करते हैं। आपने अक्सर मॉडल्स को देखा होगा कि वो अपनी जॉ लाइन क्लियर करने के लिए बहुत च्युइंग गम करते हैं, खाते हैं। सो कम से कम 6 घंटे 4 घंटे एवरेज इन अ डे। ठीक है, so which is not easy but still बबल जो है वो हेल्पफुल है जॉ लाइन के लिए। जो लोग इतनी स्ट्रगल करते हैं, टाइट करते हैं। वैसे ना फेशियल योगा भी तो होता है, लेकिन फेशियल वर्कआउट है ना, आपके जॉ के मसल जो है वो एक्टिव रहते हैं, मूव करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइए एज रिवर्स क्या है? क्या एज रिवर्स हो सकती है डाइट से एंड एक्सरसाइज से? देखिए, एज रिवर्सिंग बेसिकली हम जो वर्कआउट करते हैं और जब जिम की बात करते हैं तो वो एक खुद ही एंटी एजिंग टूल है। ठीक है,
एज रिवर्सिंग का प्रोसेस तो होता है बेसिकली। हम एज रिवर्सिंग किसे बोलते हैं, एक सर्टेन एज पे जाके हम कहते हैं 30-35 के बाद जाके कोई भी मर्द औरत होता है तो उसको अपने पर वर्किंग करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत काम करना चाहिए। तो इनफैक्ट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट लिफ्टिंग जो बेसिकली है, मैं यहाँ पे इसलिए इसको कोट करूंगा कि वेट लिफ्टिंग एक्चुअली में एज रिवर्सिंग टूल है। जितना आप अच्छा वेट लिफ्ट करेंगे 35 और 40 के बाद जाके, उतना ही आपकी एज में जो बढ़ती एज है वो पीछे आना शुरू हो जाती है। अच्छा। और 40 के बाद जो लोग वेट लिफ्टिंग शुरू करते हैं एक्चुअली वो अपने आने वाले 25-30 साल बड़े सिक्योर कर लेते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने सारी उम्र लिफ्टिंग नहीं की तो एटलीस्ट ये ख्याल रखें कि 40 के बाद आपने अपनी लिफ्टिंग पे बहुत जोर करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत करनी है। वुमेन है चाहे मैन है, ऑल जेंडर्स। ठीक है, मतलब वेट लिफ्टिंग जो है वो आपकी एज रिवर्स कर सकती है। बिल्कुल करती है। देखें एंटी एजिंग टूल है ना, जब आप अपनी मसल को ज्यादा यूज करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, देखें इसका फिनोमेना क्या बैक एंड पे। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपकी मसल ड्रॉपेज होती है हर 40 के बाद 1% पर ईयर। मतलब 40 क्रॉस करने के बाद हर मेल और फीमेल में मसल ड्रॉप होना शुरू होता है 1% पर ईयर। ये एक आइडियल सिनेरियो है। कुछ केस में होता है 0.5% हो, कुछ में 0.8% मतलब सैगी होने लग जाता है। हाँ, नहीं मसल ड्रॉप जब होगा तो आपका बॉडी में फैट ज्यादा रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा और मसल कम हो जाएगा। हमें अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए बॉडी में मैक्सिमम मसल चाहिए होता है, क्योंकि मसल आपकी बोन्स से कनेक्शन क्रिएट करता है। तो जितनी बोन्स इंटैक्ट रहेंगी आपके मांस के साथ, उतना आप स्ट्रेंथ रहेंगे। अक्सर आपने देखोगा बूढ़े लोग जो होते हैं वो ज़ईद क्यों झुकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका मसल ड्रॉप होता है और बॉडी में सिर्फ फैट रहता है। फैट में तो लटकना ही लटकना है, क्योंकि उसको सपोर्ट मिलती होती है मसल की। तो अगर आपकी बोन भी स्ट्रेंथ नहीं है और मसल आपका ड्रॉप हो चुका है तो फैट के अंदर क्या कर लेना है। वो तो एक समझ लें कि एक ना यूज होने वाली चीज होती है। मतलब मुझे समझ आइए कि वो आपको मसल जो है वो आपको जोड़ के रखते हैं। अगर आप उनको एक्टिव रखें, मसल जितना अच्छा होगा वो उतना आपको बोन को इंटैक्ट रखेगा। बोन को इंटैक्ट रखेगा तो आपकी बोन सही रहेगी। जैसे ही आपकी वीकनेस शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है कि जहां से आपको लग रहा है कि कोई बंदा, हम अंदर नॉर्मली देखते थे कि वो जो कोई कुब्बा बंदा था, हम अपनी जबान में यूज करते हैं, तो वो क्या रीजन होती है, वो हंच क्यों निकला होता है। उसकी रीजन ये होती है कि एक तो वो बैड पोस्चर भी होता है, दूसरा ये कि मसल वीकनेस होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं पट्टों में दर्द हो रहा है, वो क्या होता है, मसल पेन होती है। वो मसल पेन को कैसे खत्म करना है, इट मींस कि आपकी दो चीजें बॉडी में हो रही हैं, या तो आपका मसल मास तेजी से ड्रॉप हो रहा है, आप डॉक्टर से चेक कराएं, कुड बी लॉट ऑफ इश्यूज जो कि मेडिकल रिपोर्ट बाद में बताएगी। और दूसरी रीजन होती है कि आपका बोन डेंसिटी जो है वो ड्रॉप हो रही है, ठीक है, जिसमें हड्डियां घुलने की हम बात करते हैं, तो वो नॉर्मली फीमेल में ज्यादा होती है एक्चुअली। और ये जो हड्डियां घुलती हैं, क्या ये एक्सरसाइज से? हाँ, एक्सरसाइज से बहुत बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, इसका भी इलाज है? इसलिए औरतों को कहते हैं कि वो 35 के बाद वेट ट्रेनिंग पे फोकस करें, उनकी बोन डेंसिटी बेहतर होगी। बोन डेंसिटी बेहतर होगी तो वो अच्छा लिफ्ट भी करेंगी और अपने बाकी तमाम मामला जिंदगी के बेहतर महसूस करेंगी, एक आम औरत से जो वर्कआउट नहीं करती। बिकॉज खवातीन में बहुत से इश्यूज होते हैं जो लेट 40s में उनको फेस करने पड़ते हैं। कुछ रेलेवेंट इशू होते हैं वो पोस्ट प्रेगनेंसी से रेलेवेंट होते हैं। फिर जो उनको 45 के बाद मेनोपॉज का इशू होता है, उसके लिए रेलेवेंटली बेहतर तरीका यही है कि आप वर्कआउट पे फोकस करें। सो खवातीन के फेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, इश्यूज स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। इश्यूज तो मैंने जो मेरी लाइफ में तो 30-23 अब आप जैसा ना पीसीओएस का मसला है, कितना कॉमन है। 19 साल 17 साल की बच्ची में पीसीओएस का मसला है, तो विच इज वेरी कॉमन, एवरी सेकंड गर्ल हैविंग दिस इशू। तो खवातीन का जो एनाटमी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उनके फेजेस डिफरेंट। एडल्टरी में आने के बाद, फिर उसके बाद उनका जो मैरिज से पहले का जो सिलसिला होता है उसमें वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करती हैं। पोस्ट मैरिज के बाद प्रेगनेंसी, फिर प्रेगनेंसी के बाद उनका मेनोपॉज के बाद फिर उनका आर्थराइटिस का मसला भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनके जिंदगी के फेजेस ट्रांजिशन के ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मेल। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पीसीओएस की हमने बात की, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। 16 साल से बच्चियों को पीसीओएस होना शुरू हो गए हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, खाना नहीं खाती हैं, मुंह पे बाल आ जाते हैं। तो क्या ये भी वेट लिफ्टिंग से, ट्रेनिंग से, इन चीजों से जो है वो रिवर्स हो जाता है? इसमें 2-3 चीजें हैं बेसिकली जो आपने क्वेश्चन, एक तो जो आप में हार्मोनल चेंज हो रही होती है उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि पीसीओएस ज्यादा क्यों है, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी डाइट है। अच्छा। आजकल का बच्चा जो जेन ज़ी में फॉल करता है वो अपनी डाइट जो ले रहा है वो घर से नहीं ले रहा, ठीक है, वो सारी डाइट जो है फूड पांडा से ऑर्डर कर रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि जब आप घर की डाइट को खत्म कर देंगे और बाहर की डाइट खाना शुरू कर देंगे जिसमें मिलावट ज्यादा है, उसका ऑयल इनटेक, उसके इंग्रेडिएंट, उसमें मसाला जात, उसका फूड प्रोसेसिंग, एवरीथिंग वो हेल्दी नहीं है। तो हमने तो अपने बचपन में मतलब रोटियां खाई हुई है, बाजरे की भी, जौ की रोटी भी खाई हुई, गंदम की रोटी खाई हुई, हमने चूरियां भी खाई हुई, हम देसी घी खाया हुआ, वो हमने प्योर एलिमेंट का टेस्ट लिया। लेकिन आज का बच्चा जो है वो तो देसी घी के पास भी नहीं जाता, वो स्मेल से भागता है उसकी। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी डाइट में
एलिमेंट्री फैक्टर आ गए जिसकी वजह से अब पीसीओएस का मसला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिकॉज बच्चा 5-6 साल की उम्र से लेके जब 12 साल तक की उम्र में कॉन्स्टेंटली 70% ऑफ द फूड बाहर से खाएगा, जंक फूड पर रिलाई करेगा, तो पीसीओएस तो होना ही होना है। ठीक है। सो इसका सबसे लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन पीसीओएस का बड़ा आसान हल है कि अपनी डाइट सबसे पहले आप घर की करें। ठीक है। और हल्की सी वेट ट्रेनिंग शुरू कर दें। ठीक है। जिम जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और उसमें आपकी जो कुछ चीज़ें थायराइड से रेलेवेंट होती हैं, तो वो थायराइड के मसले से भी ये फीमेल में मसला होता है। और थायराइड के केस में 2 चीज़ें बड़ी इंपैक्ट करती हैं, या तो ड्रेस्टिकली आपका वेट ड्रॉप होता है, और या बढ़ता है। ठीक है। बढ़ने से आपको लगता है कि शायद ब्लोटिंग हो रही है जिसम में, हर वक्त आपको फूला फूला महसूस होता है, दैट इज वन रेशियो। अदरवाइज कि आपका वेट ड्रॉप हो रहा है, आप कहते हैं मेरा 1 महीने में 5 kg गिर गया, तो वो अलार्मिंग है। ठीक है। उसके लिए फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप उसकी मेडिकेशन शुरू करें, वो बहुत जरूरी है। सो ये चीजें इसलिए फीमेल हार्मोनल में इम्बैलेंस रहती हैं बिकॉज उनके ट्रांजिशन फेज बहुत ज्यादा होते हैं। सो एक माँ को ये बहुत ख्याल रखना चाहिए अपनी बेटी की परवरिश करते हुए कि वो देखे कि पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो डाइट कैसी ले रही है, उसके क्या इशू आ रहे हैं, वो फौरन इसको एड्रेस करने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चा एक रेस में लगा हुआ है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो इस चीज़ का क्या हल है? बच्चों को किस तरह एंजाइटी और डिप्रेशन से निकाला जाए और हेल्दी भी रखा जाए? इसकी 2 बेसिक वजूहात हैं जो मुझे नजर आती हैं। बच्चों को तो हम जिम नहीं भेज सकते हैं। नहीं बच्चे, एक 14 साल का बच्चा जिम जा सकता है, लेकिन हमारे दौर में जिम था कि कंपल्शन थी कि अंडर 16 आर नॉट अलाउड टू गो टू जिम। बट नाउ अब वो चीज खत्म हो चुकी है। अब 12 साल का बच्चा भी जिम में नजर आएगा, आपको 14 साल का बच्चा भी जिम में नजर आएगा, बिकॉज एक हार्मोनल चेंज बहुत जल्दी हो रही है। एडल्ट्री में लोग 9-10 साल में एंटर हो जाते हैं। दूसरी बात जो ये यहाँ पे देखनी चाहिए कि अगेन डाइट फैक्टर। ठीक है। जब आप ऐसी डाइट का इस्तेमाल देखें, जंक फूड आपकी एंजाइटी डिप्रेशन को इंक्रीज करता है। ये जितना भी प्रोसेस फूड आप बच्चे को खिलाएंगे, जो कि हमारे यहाँ आता है डिफरेंट ब्रांड्स की फॉर्म में हम खाते हैं, यहाँ पे पिज्जा भी होता है, बर्गर्स होते हैं, जितनी भी आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं, इसमें ऑयल का कंटेंट बहुत ज्यादा है। वो ऑयल कितना कंटेमिनेटेड है ये आपको नहीं पता, उसको बनाने वाले का हाथ साफ थे नहीं थे आपको नहीं पता। एवरीथिंग इज ब्लाइंड बट यू स्टिल ईटिंग। तो प्रॉब्लम ये है कि वो एंजाइटी डिप्रेशन ऑटोमेटिकली आपकी जनरेशन में ज्यादा आ रहा है। और उसकी दूसरी बड़ी वजूहात जो है वो सेकंड है, वो पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका इस्तेमाल जो गैजेट्स का, जो हम गैजेट्स यूज करते हैं, बच्चों को देते हैं, टैबलेट्स और मोबाइल फोन, उनसे भी वो डिफरेंट गेम्स में जब मुंसलिक होते हैं और डिफरेंट कंपटीशन देखते हैं, तो वहाँ से भी एंजाइटी डिप्रेशन का भी एक फैक्टर आ रहा है। अच्छा, अगर बच्चे इसी रूटीन से रहे तो आगे जाके इनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, वो जो भी फेस करेंगे अल्टीमेटली तो वो हेल्थ इश्यूज तो होंगे। देखिए ना, आपके सामने कोई बंदा चिड़चिड़ापन कर रहा हो, आप कभी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। कोई बच्चा भी आपके सामने कोई बंदा हर वक्त मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, वो उसकी बॉडी कंपोज नहीं है, वो नॉर्मल बात नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी एंजाइटी है कि वो अपना एक जुमला कहने में 3-4 दफा सोचता है, घबराता है, हड़बड़ाता है। सो ये सब फैक्टर अच्छे नहीं है। ठीक है। सो इसके लिए फिर ट्रेनिंग जरूरी अभी से है कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, पेरेंटिंग के ऊपर काम करें, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज ये चीजें जो हैं वो जिम में नहीं सिखाई जाएंगी। ठीक है। पर जिम सोल्यूशन ये दे रहा है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को जिम भेजते हैं तो उससे हेल्प ये होती है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। डिप्रेशन होता क्यों है, एंजाइटी होती क्यों है, हमारी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्टर्ब होती है। सो जिम बेसिकली हेल्प करता है कि हमारी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बॉडी में बेहतर हो जाए। ठीक है। जितनी अच्छी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारी हेड टू टो होती है, उतना इंसान कंपोज नॉर्मल फील करता है, रिलैक्स फील करता है। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल पहले तो हम सुनते थे कि 60 इयर्स के बाद कहीं हार्ट अटैक होता है, अब तो किसी 30 साल के लड़के को, लड़की को, किसी को भी हार्ट अटैक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कार्डियो कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए, हार्ट हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो हमने कभी नहीं सुना था कि किसी यंग लड़के या लड़की को हार्ट अटैक हुआ है। क्यों? देखिए, हार्ट अटैक तो पहले भी होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया इसलिए आ गया कि हमें हर चीज हाईलाइट हो जाती है फौरन। पहले भी होते थे, यंग लोगों को भी होते थे, ओल्ड, बल्कि ओल्ड एज में अगर हार्ट अटैक हो तो आप सर्वाइव कर जाते हैं, बट अगर यंग एज में आपको हार्ट अटैक हो तो आप सर्वाइव करना मुश्किल हो, चांसेस कम होते हैं कि बंदा कार्डियक अरेस्ट के बाद सर्वाइव कर सके। क्योंकि अब उसकी बहुत सी रीजन हैं। देखिए, डिप्रेशन, अगेन कम टू डिप्रेशन पॉइंट। अब डिप्रेशन क्यों आ रहा है? वो हमारी कुछ सोशल एक्टिविटीज ऐसी जिसके से इंसान उसमें एंगेज होता है, और हम बहुत से साइकोलॉजिकल मसाइल में इतने घिरे हुए हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर टीन एज के अंदर ये तहैया कर ले कि मैंने अपनी फिटनेस पे काम करना है, तो मेरा ख्याल है वो ऐसी बहुत सी चीज़ों से बच जाता है जब वो लेट 30s में या मिड 30s में पहुंचता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मसला ये आता है कि अगर तो ख़ानदान में अगर पहले से रिवाज ना हो
तो ये प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज वो कहते हैं यार अच्छा खाओ अच्छा पियो, खैर है भी खाने पीने के दिन है और कुछ नहीं होता, वेट लॉस होता है, थोड़ी वॉक कर लो। वॉक इज नॉट द सोल्यूशन, खाली वॉक से कुछ नहीं होता। जिम जाना है, आप जिम जाएं, मैं प्रेफर नहीं कहूंगा जिम जाएं, मैं कहूंगा आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स खेलें, आप रग्बी प्लेयर हैं आप रग्बी खेलें, आप हॉकी खेलें, आप स्विमिंग करें, आप बास्केटबॉल खेलें, आप फुटबॉल खेलें, ये सारे स्पोर्ट्स आपको हेल्प करेंगे। देखिए ये सब हेल्दी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, जिम जो है या एक्सरसाइज जो है वो इन सब का प्री रेक्विजिट है। ठीक है, हर प्लेयर हर एथलीट जो होता है वो भी जिम जाता है, इसलिए कि वो अपनी गेम में निखार पैदा करता है, अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। तो जिम वो जगह है जो आपको पॉलिश करती है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप सेलिब्रिटी जो है वो कोच भी हैं, उनको भी सिखाते हैं, फिटनेस कोच हैं, तो मेन कंसर्न उनका क्या होता है, आप उनको क्या गाइड करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या नॉर्मल लोगों से डिफरेंट है? नॉर्मल लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने आई बीन ट्रेन्ड कपल ऑफ सेलिब्रिटीज, if you want to name it, I can even name it. I train athletes में अगर आप बात करें तो I used to train Azhar Ali, Pakistan ex-captain. I used to train Babar Azam जो कि still playing 11 में आपके है. Then I used to train Atif Aslam in late 2017 or 18 में. So before he was going for the concert, उसका 3 months का concert था कनाडा और अमेरिका में. So he came for like weight loss thing. So उसके बाद अभी हम ट्रेनिंग लशारी फैमिली एज वेल, बिलाल लशारी एंड कामरान लशारी उनके फादर, उनको ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आई ट्रेनिंग अली ज़ीशान द डिजाइनर एंड द सोबिया नज़ीर एज वेल। सो मोस्टली का जो इतने जो ये सब लोग हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं। लाइमलाइट में आपका गोल शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म गोल होता है। सो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने फिट रहना है कंसिस्टेंसी के साथ। तो उनका मेजर एम जो मेजॉरिटी का है वो ये है कि हमने अपनी डाइट कैसे कंट्रोल रखनी है वाइल ट्रैवलिंग एंड वाइल इन पाकिस्तान इम्पोर्टेंटली, और कौन कौन से वर्कआउट हैं जो हम तो अभी जिम में कर लेंगे, लेकिन जब आप ट्रैवलिंग में जाते हैं तो वहां पे हर वक्त जिम की सहूलत नहीं होती। तो देयर आर सर्टेन वर्कआउट्स जो आप बॉडी वेट ट्रेनिंग के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने स्टे किया हुआ रूम के अंदर ही आपने सर्टेन मूव कर लिए, मोबिलिटी वर्कआउट कर लिए, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कर ली। बट मोर और लेस सबका एम ये होता है कि हमने फिट, आप फिट रहने का मकसद ये होता है कि आपकी लुक अच्छी हो, बिकॉज सबने कैमरे के आगे जाना है। सो कैमरे में कोई भी नहीं जाएगा जी मैंने मोटा लगना है। मेरे पास आज तक क्लाइंट ऐसा नहीं है कि कहता मैंने कैमरे में मोटा लगना है। हर बंदा कहता है मैंने कैमरे में स्लिम लगना है, बिकॉज कैमरा आपको वैसे ही 7x दिखाता है। सो पॉइंट ये है कि आपने जितना भी लगना, जो भी आप चीज पहने, वो शलवार कमीज की फॉर्म में हो, शेरवानी हो, वेस्टर्न ड्रेसिंग हो, कुछ भी हो, यू लुक डिसेंट, स्मार्ट, लीन और शार्प। सो ये सब का बेसिकली मेहनत करनी उसके लिए मेहनत है। अच्छा उज़ैर, मुझे क्विक कोई डाइट प्लान बता दें जो हमें अपनी बस सारी जिंदगी फॉलो करना है और हम फिट रहेंगे। कोई भी डाइट प्लान ऐसा नहीं लिखा जो सारी जिंदगी फॉलो करना पड़े। ठीक है, डाइट प्लान हमेशा 3-4 हफ्ते बाद चेंज करना चाहिए, बिकॉज उसमें भी अगेन कॉन्स्टेंटली रहना, आपको वेरिएशन लेकर आनी, बिकॉज जैसे आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी कि ये मैं खा रही हूँ या ये चीज मेरे अंदर आ रही है, फौरन आपने चेंज करना है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो आपने कांस्टेंट नहीं रखनी। ठीक है, डाइट प्लान हैज टू बी चेंज। अगर किसी बंदे ने डाइट प्लान 2014 में लिया था, उसको अभी तक फॉलो कर रहा है 12 साल गुजरने के बावजूद भी, तो गलत कर रहा है। तो डाइट कुछ टिप्स हमें मैं टिप्स ये दूंगा कि अपनी डाइट कैसे मेंटेन करें। पहली बात तो ये कि डिसिप्लिन रखें अपने खानों के आवर्स में। ठीक है, कोशिश करें कि हर मील में गैप 4 से 5 घंटे से ज्यादा ना हो। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कोशिश करें कि तीनों मील आपने लेने। जो लोग स्किप करते हैं स्पेशली ब्रेकफास्ट, वो खसारे में, मैं भी कह रहा हूँ, बिकॉज वो आपका बेसिक चंक मील होता है। अगर आप उससे शुरुआत गलत करेंगे, दैट मीन्स कि आपने गाड़ी पेट्रोल के सड़क पे निकाल ली है और वो किसी वक्त भी झटके मार के बंद हो सकती है। तो जरूरी है कि आप ब्रेकफास्ट लें और अच्छा खाना उसमें खाएं। अच्छे खाने में ऐड करता चलूं, अंडों का इस्तेमाल करें, चीज का इस्तेमाल करें, अच्छी चीज का, सॉल्टिश चीज का नहीं। ठीक है, कॉफी का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें। ये नाश्ते की सबसे चीजें हैं। ठीक है, अगर आप ये पसंद नहीं करते, आप अंडे लें उबले हुए और साथ में पोरिज लें। ठीक है, उसका इस्तेमाल करें। लंच में कोशिश करें कि सैलेड्स का यूज करें। ठीक है, ग्रिल्ड चीजों का यूज करें। ग्रिल्ड में आपके पास आजकल फिश भी अवेलेबल है, चिकन भी अवेलेबल है। उसमें अगर आप प्रोटीन इंटेक अच्छा करना है तो कोशिश करें कि थाई का पीस और लेग का पीस, ब्रेस्ट पीस और थाई पीस इस्तेमाल करें। ठीक है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। यस, बिकॉज आपको अल्टीमेटली प्रोटीन इंटेक लेना है, वो फैट लॉस में हो या वेट गेन में हो, दोनों सूरतों में। ठीक है, फिर अगर आपने डिनर की बात करनी तो डिनर में कोशिश करें कि जितना सेमी सॉलिड्स और लिक्विड पे रहेंगे उतना फायदा होगा। उसके 3 से 4 फायदे हैं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे बताता हूँ कि उससे नींद अच्छी आती है, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है, डाइजेस्टिव होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। जितना जल्दी रात का खाना हजम होगा उतनी अच्छी नींद आएगी आपको। जो लोग कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, हम बेचैन रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि रात को खाना गलत खाते हैं। ठीक हो गया। वो गलत खाना क्या होता है, मुरव्वम ग़िज़ाएं होती हैं, या उन्होंने कोई
कढ़ाइयाँ खाई होती हैं, या कुन्ने खाए होते हैं, या पाए खाए होते हैं, या निहारियाँ खाई होती हैं, या बिरयानियाँ खाई होती हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइस लेवल हाई होता है और बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। सो रात का खाना हमेशा कोशिश करें कि उसको लिक्विड्स के ऊपर रखें। इसमें आपके पास आजकल के दौर में बेहतरीन चीज़ है सूप्स, आप ब्रॉथ यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेंटल्स का इस्तेमाल करें, दालें खाएं रात को। कोशिश करें कि रात को कार्ब्स का यूज ना करें। और सोने से कितनी देर पहले नहीं खाना? मतलब अगर आप 10 बजे सोते हैं तो कम से कम 7 बजे से 7:30 तक खाना खाएं। मतलब 3 घंटे कम से कम 2.5-3 घंटे का टाइम दें। और हमेशा कोशिश करें खाने के बाद थोड़ी चहलकदमी करें। जो लोग सोफे पे खाते हैं वहीं पे देखते थे सो जाते हैं और वहीं खा लेते हैं, वो आपको पता है कार्डियक अरेस्ट की बहुत बड़ी रीजन यही होती है कि जब आपने खाना खाया होता है उसको डाइजेस्ट किए बगैर आप सब सो जाते हैं तो देयर लॉट ऑफ चांसेस कि आपको कार्डियक अरेस्ट सोते में हो जाए। खाया घुनूदगी हो रही है, हम जरा तो हमेशा कोशिश करें, आपने देखिए ये चीजें डिसिप्लिन से क्रिएट करनी है। आपकी नैप का टाइम होना चाहिए शार्प 10 बजे सोना है तो आप 7:30-8 तक खाना खा लें और खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी करें, हजम हो जाएगा। उसके बाद इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे खुद बहुत सीखने को मिला और आई होप कि ऑडियंस को भी सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।